everyone, Namaste and welcome to this video. I am Dolly and today we will cover the chapter Matter in our Surrounding. क्लास 9th का ये चैप्टर है, साइंस की बुक का पहला चैप्टर। वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है बट आपकी बुक अलग अलग है नहीं, सब तो साइंस में ही है, तो ठीक है, इसे कवर करेंगे आज हम लोग। लाइन बाय लाइन NCERT रीडिंग ही डालेंगे और उसके बाद समझते जाएंगे कि हाँ क्या चल क्या रहा है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything, living or non living, was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical property and chemical property. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. तो इसमें एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताता है कि मैटर जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं वो सब क्या है, वो सब मैटर है। वो ये चीज़ मैटर नहीं करता कि जो हम देख रहे हैं वो नॉन लिविंग है या लिविंग है। अगर कोई भी चीज़, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उस चीज़ का कुछ क्या है, मास, ठीक है। अगर ये दो क्राइटेरिया अगर कोई चीज़ फॉलो कर रही है तो वो मैटर हो गया। मैटर का डिफिनीशन ही होता है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मास, ठीक है। फिर से मैं बोल देती हूँ, अगर आपको लिखना है डिफिनीशन तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो यही ओवरऑल इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं physical nature of matter. Matter is made up of particles. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? तो ये एक्टिविटी तो हम नहीं कवर कर रहे इस वीडियो में, तो हम आगे ही देखते हैं कि क्या है। तो ये टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा सीरियल वाइज नहीं है इसमें, मतलब कौन कौन सा पेज नंबर आ गया पता नहीं। पेज नंबर 2 किधर है भाई, ये तो 3 है, हाँ ये रहा 2। तो एक्टिविटीज़ तो हम नहीं कवर कर रहे हैं, तो हम स्किप कर दे रहे हैं उसको। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर, ये भी वही दिया गया है, ठीक है। ये एक्टिविटी का आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इससे भी हम अगेन स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट आ रहे हैं इस टॉपिक पे विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहला, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है। इन एक्टिविटी इतना वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट वॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. चलिए, आप चाय कॉफ़ी तो पीते ही होंगे, ठीक है। तो जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, सब डालते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं? ऐसा तो नहीं होता, मिक्स हो जाती हैं। तो ये क्या हमें बताना चाह रहे हैं कि
जो मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, तभी दूसरे मैटर के, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स वहाँ पे जाके एडजस्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि स्पेस है इसीलिए। ठीक है, तो ये एक प्रूफ था कि हाँ, पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हाँ, ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका भी प्रूफ नीचे एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट पढ़ के देखेंगे। तो ये पेज नंबर 2 था, पेज नंबर 3 किधर गया? ये है ना पेज नंबर 3, हाँ ये पेज नंबर 3। Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They also do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? चलो इसको समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कैसे? पार्टिकल्स ऑफ, वेट अ सेकेंड, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रही थी हाँ कि काइनेटिक एनर्जी नाम की एक चीज़ होती है। कि कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट यार, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी जैसे लिक्विड है, फॉर एग्जांपल लिक्विड, अरे यार जैसे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को हमें गैसियस स्टेट में डालना है, तो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हीट करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर मिलता है लिक्विड के पार्टिकल्स को। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिस कारण से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे डिफ्यूजन भी एक टर्म दिया गया, उसे भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंबल समझो, जब दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स, ये है मैटर ए, ये है मैटर बी, ठीक है, जब ये मैटर ए बी मिक्स हो जाएंगे खुद से बाय देयर ओन, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन कब फास्टर होता है? एक सेकेंड, वेट। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन? अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूव, मतलब ज़्यादा जल्दी मूव करने लगते हैं, तो जिस कारण से जो है हीट करने पे डिफ्यूजन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, चलो ये है तीसरी प्रॉपर्टी। ये है तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आगे देखते हैं क्या है। तो ये तो फिर से वही एक्टिविटी ही है। इधर भी क्या है? ये तो भी चलता नहीं है दिमाग में। ये भी एक्टिविटी ही है। चलिए ये पढ़ते हैं। ओके, the above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं। यही फोर्स जो अप्लाई करते हैं यही इनके अट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वेरी करता है, मतलब हर अलग अलग मैटर के जो टाइप होते हैं उसमें वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, अच्छा एक यहाँ पे बनाते हैं, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, फिर होता है लिक्विड का, एंड फिर होता है गैस का। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर लिक्विड में, एंड फिर गैस में। ठीक है, चलो ये था पेज नंबर 3।
ये पेज स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ेंगे हम लोग. Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exist in three different states: solid, liquid, gas, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. The solid state. All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes. That is, have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. ठीक है, तो भाई क्या क्या है सॉलिड की प्रॉपर्टी, आप इसमें से अलग करके लिख सकते हैं कि उनका जो है डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस आप उसे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि हम पीछे देख के आए हैं, तो इस कारण से हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वो अपना शेप मेंटेन कर सकते हैं. तो ओवरऑल, और आपने देखा होगा जैसे सॉलिड को फॉर एग्जाम्पल पत्थर ले लो भाई, पत्थर को क्या आप चेंज कर सकते हो उसका शेप? नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या हो, रिजिड है. रिजिड यानी मतलब ठोस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या, अरे यार, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ठोस. तो ठोस है वो, ठीक है, नहीं टूट सकता. चलो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको भी देखते हैं क्या बोल रहा है. वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट सॉलिड? हाँ बिल्कुल सॉलिड है भाई. क्यों नहीं सॉलिड है? क्योंकि भाई शेप ज़रूर चेंज कर रहा है, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो सॉलिड नहीं है. शेप वो इसलिए चेंज कर पा रहा है क्योंकि वो स्ट्रेचेबल है, बट है तो सॉलिड है. ठीक है. वॉट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, when kept in different jars these take the shape of jar. Are they solid? Yes, of course they are solid. क्यों सॉलिड है? क्योंकि हाँ ये तो है, ये बात सही है कि जैसे ही हम शुगर सॉल्ट को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है. और ये जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड की है कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है. तो क्या ये लिक्विड है? नहीं. क्योंकि अगर हम शुगर और सॉल्ट के एक क्रिस्टल को देखें, एक क्रिस्टल जैसे चीनी का आप अगर एक दाना देखोगे तो वो कुछ इस तरह का रहता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन वो काफ़ी हाई रहती है, मतलब ज़्यादा रहता है, तो जिस कारण से ये सॉलिड हो जाता है. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. क्योंकि यार जो स्पॉन्ज होता है उसके बीच में होल्स होते हैं, ठीक है, जो एयर पास करने में मदद करता है. जैसे एयर पास होता है हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं. दैट्स सिंपल. हाँ देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. ओके यहाँ पे ये रबर, अरे यार यहाँ पे रबर वाला आंसर दिया हुआ है और ऊपर में सारे स्पॉन्ज वाले का आंसर, फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं चीनी वाला भी सब दिया हुआ है. ठीक है. चलो लिक्विड स्टेट के बारे में अब हम पढ़ते हैं. लिक्विड, we observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Refer to activities where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen, तो मैं कहाँ पढ़ा रही थी, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग प्लीज़. हाँ तो अरे यार मैं कहाँ थी, इतना डिस्टर्बेंस होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है. ओके हाँ यहाँ पे थी. दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquid, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquids is, अच्छा ये आगे के पेज में, अच्छा ठीक है पहले इतना समझ लेते हैं. तो यहाँ पे आपको लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ दी गई है कि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट हाँ उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ठीक है. जिस कंटेनर में आप डालिएगा उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा. ओके फाइन.
हाँ, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड का डिफिनेशन अगर हम समझें तो फ्लूइड इज़ anything which has tendency to flow, anything which has tendency to flow, anything which has, मैं अच्छे से लिखवा देती हूँ, रुक जाओ। दूसरा कलर ले क्या? चलो ये वाला लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो फ्लूइड का मैं डिफिनेशन लिखवा रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख ले। फ्लूइड एनीथिंग, मैं बोल भी रही हूँ सो दैट अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो राइटिंग तो आप मेरे आवाज़ से लिख लें। एनीथिंग which has tendency to flow is called what? Fluid। ठीक है, एक सेकेंड, इज कॉल्ड फ्लूइड। तो जैसे लिक्विड है, ये टेंडेंसी दिखाता है ना, पानी बहने लगता है, पानी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, पानी तो भाई फ्लूइड है, इसलिए उसको फ्लूइड कहा गया है। तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब जो है लिक्विड में क्या होता है कि जितनी भी बाकी वो हैं, बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो आराम से घुल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप चीनी पानी बनाते हो ना, चीनी पानी का घोल या ऐसे करके, तो आप जब चीनी डालते हो पानी में तो क्या होता है, वो घुल जाता है। बट चीनी तो सॉलिड है एंड पानी लिक्विड है, तो ये क्या प्रूव करता है कि सॉलिड लिक्विड में घुल सकता है आराम से। ठीक है, लिक्विड तो लिक्विड में घुलता ही है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैस। अबे यार, अब बात करते हैं गैसेस की। तो जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, कभी वो सांस कैसे लेते होंगे? जाहिर सी बात है, बाहर आके तो नहीं बोलते अरे भाई चलो कुर्सी लगाओ, थोड़ा देर सांस ले लेते हैं बैठ के बाहर, तब जाएंगे आराम से पानी में। ऐसा तो होता नहीं है। तो वो कैसे सांस लेता है? पानी में ही ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, तो उसी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये भी क्या प्रूव करता है कि गैसेस भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकते हैं, यानी कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर कैन डिज़ोल्व इन लिक्विड। ठीक है, चलो आगे अब देखते हैं। ये कौन सा पेज नंबर 4 था ना, पेज नंबर 5 पे, ये तो 8 आ गया। 5 किधर मिलेगा मुझे? 9 आ गया, 10 आ गया, अरे ये तो पहला आ गया। 2 7 है ये, तो 6 है ये, तो ये 5 है। ये रहा, उधर क्या बड़ा था? और लिक्विड हैज़ क्या था? क्या था? द रेट ऑफ हाँ ये रहा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन सॉलिड, इज हायर देन सॉलिड। यहाँ पे इज हायर देन सॉलिड, क्यों? क्योंकि अगेन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इसीलिए। ठीक है, this is due to fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state। देखा, यही था। चलो नीचे चलते हैं, अब गैशियस स्टेट की बात करते हैं। तो गैशियस स्टेट में हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर फ्रॉम हिम how many balloons is he able to fill from one cylinder? Ask him which gas does he have in the cylinder। ठीक है, नीचे फिर वही है, हाँ ये रहा। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas (LPG) cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders, is compressed gas. Compressed natural gas, which is called CNG, is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does the smell reach us? The particles of aroma of food
mix with the particles of air spread from the kitchen, reaches and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases so the property of diffusing very fast into the gases. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. ओके पूरे बात को अब समझते हैं कि क्या है. तो देखो, आजकल तो जानते ही होंगे कि CNG का यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स नॉट हार्मफुल, मतलब पर्यावरण को काफ़ी सुरक्षा देता है, गुड फॉर एनवायरनमेंट. ठीक है, बट अगर अब हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की, तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल. दे आर व्हाट? हाईली कंप्रेसिबल. इसीलिए हम छोटे से छोटे कंटेनर में, अरे यार, इसीलिए हम शिट एक मिनट किधर था ये ना, यही था ना. इसीलिए हम छोटे से छोटे कंटेनर में भी गैस को आराम से फिल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल होता है. अब हम अगर ये जो क्वेश्चन आप पूछे गए हैं कि खाने की खुशबू कैसे आ जाती है, ये कैसे आ जाता है, वो कैसे, तो देखो यार, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, और जब उन्हें हीट मिलता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो हवा में जो जितने भी चीज़ें प्रेजेंट है, एयर जो प्रेजेंट है, उसमें वो मिक्स हो जाते हैं एंड देन हमारे नाक तक पहुँचते हैं और हम खुशबू करके जाते हैं किचन में और खाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी जिस भी कंटेनर में गैस रखा होता है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है गैस के द्वारा. वो कौन सा फोर्स होता है? देखो, पार्टिकल्स ऑफ गैस जो होता है, गैस का जो पार्टिकल होता है, देखो हमने मैटर के वो पढ़ी प्रॉपर्टी जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ठीक है, तो गैस के भी पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, जिसके कारण जो है एक फोर्स एक्सर्ट होता है कंटेनर पे. और वैसे भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये गैस है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो और दूर दूर होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं. इस कारण से और ज़्यादा जो है प्रेशर लगता है कंटेनर पे. ठीक है, इसमें तो इतना ही था. आगे एक्टिविटी ही है, 5 नंबर पेज था नहीं, ये रहा 6. अब बात करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answer to this question, isn't it? तो इसके लिए आप अगेन एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना होगा, तो आपको इसके सारे जवाब मिल जाएंगे. तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये जितने भी चेंजेस हो पाते हैं ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? टेम्परेचर भैया इज़ द ओनली खिलाड़ी भैया. ही इज़ द ओनली गेम चेंजर. ठीक है, तो यही सारा गेम चेंज करते हैं. ये क्या करते हैं? टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो जो मैटर के बीच, मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होते जाता है. ठीक है, मैं बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड. जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं. ठीक है, जैसे आइस है. ठीक है, आइस को आप अपने हाथ पे रखते हैं. 1 मिनट, हाथ बनाते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, ये हाथ हो गया हमारा, ये हाथ है. यहाँ पे हम आइस रखेंगे. ठीक है, आइस अगर हम लोग रखते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो मेल्ट होने लगता है आइस खुद ब खुद. तो खुद ब खुद कैसे होता है? आप तो आग भी नहीं दे रहे हो उसको. तो एक देखो यार, लेटेंट हीट नाम की चीज़ होती है. लेटेंट हीट यानी छुपा हुआ आग, जो छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है.
जो कि हमारे पाम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा जो हाथ है, हमारा जो पाम है वो गर्म होता है, तो हमारा इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट भी वहाँ पे होता है, अभी आगे आएगा शायद मेरे ख्याल से। तो बट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो सारा खेल है वो टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगा आपका, और इससे क्या होगा, जैसे ही उसको हीट मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा ऐसे खच खच, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें लिक्विड को करना है किस में, लिक्विड को अगर हम गैशियस में करें, तो मान लो ये हमारा पतीला है, इसमें भर 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 पानी है, गैस पे चढ़ाया, मस्त आग दिया ऐसे करके, ठीक है, आग। तो ये क्या होता है, वाटर वेपर बन के उड़ने लगता है। अगेन इसे हीट मिला, हीट से क्या हुआ, हीट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, पार्टिकल्स क्या हुए, दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए, एंड ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यही सारे कारण है। तो पूरा खेल किसका था, टेम्परेचर भैया का था। चलो पेज नंबर 7 निकालो। ये कितना बाकी है यार, तो पेज नंबर 2 आ गया ना 7 के बाद। चलो ठीक है। किधर गया यार, 7 पेज नंबर, ये रहा। यहाँ पे कौन सी कहानी लिखी है भाई, दिमाग खराब होता। चलो, On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase, मैंने वही जो भी बताया वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। Increasing kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. melting point क्या है भाई, melting point वो point है जहाँ पे एक मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल आपको प्रेशर नहीं देना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मिनिमम टेम्परेचर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. आगे देखते हैं। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. इसका ये वाला आता है एग्जाम में कई बार, तो ये आप याद कर लीजिएगा। याद ही, अच्छा ये नहीं, सॉरी ये नहीं आता, मतलब इसका जो एक टर्म वगैरह होता है कि मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो वाला आप याद कर लीजिएगा। आगे होगा शायद, पता नहीं, या हटा दिया गया है, कुछ आइडिया नहीं मुझे। चलो ठीक है। हाँ, 273 केल्विन का समझते हैं क्या कर। देखो ये 273.15 केल्विन दिया गया है, बट हाँ इसे हम लोग 273 केल्विन ही लेते हैं जब हमें कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। ऐसे आता है कि केल्विन में है तो आप इसे सेल्सियस में चेंज करें, सेल्सियस में है केल्विन में चेंज करें, तो ऐसे करके आता है क्वेश्चन। तो उस टाइम हम 273 केल्विन लेते हैं, 0.15 नहीं लेते हैं। और हाँ, 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, बुक में ही नोट कर लीजिएगा कि 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। You must have observed during the experiment of melt, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? वही latent heat वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वही केल्विन के बारे में, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ पढ़ेगी अब, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग
by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. तो वही जो छुपी हुई आग है, जो छुपी हुई ज्वालामुखी है, उसे ये कहते हैं लेटेंट हीट. तो ये हीट कहाँ जाती है? ये लेटेंट हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. ठीक है. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अच्छा, ये आप अगर आपको याद करना है डिफिनीशन तो आप याद कर लो. आ सकता है कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाता है कभी कभी जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद कर लेना. ठीक है. So particles in water at 0 degrees Celsius and 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. ठीक है. तो ये भी मतलब आ सकता है डिफिनेशन, छोटा मोटा डिफिनेशन है जो 1 नंबर में आपके आ सकता है पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में, तो आप चाहे तो याद कर सकते हैं. ठीक है. ओके. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज. एक सेकेंड. बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. बल्क फेनोमेना यानी कि, अरे यार रुक जाओ, ये हमारा कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है लपलप एकदम. तो जो बल्क यानी कि पूरा फेनोमेना है. ठीक है. बॉइलिंग क्या है? अब देखो, बॉइलिंग आपका इतना दूर में ही थोड़ी होगी, इतना ही दूर का जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है. अरे इधर का भी पानी तो इवेपोरेट होगा, इधर का भी, क्योंकि हीट तो इक्वली मिल रही है भाई. तो ये क्या है? एक बल्क फेनोमेना है. ठीक है. चलो एक सेकेंड. For water, this temperature is 373 Kelvin, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 273 Kelvin. चलो. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपर? देखो ये लो आ ही गया. Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin, 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. देखो, सेम टेम्परेचर पे ही जो वाटर है और वाटर वेपर भी है, ठीक है, जब स्टीम है, ठीक है, और पानी है हमारा, दोनों का टेम्परेचर सेम है. बट जो आप देखा होगा आपके हाथ पे कभी कभी लग जाता है स्टीम, तो कितना जलता है. वही गर्म पानी उतना नहीं जलेगा उसका, ठीक है, जला थोड़ी देर ठीक है. बट जो भाप अगर लग जाए, वो स्टीम अगर लग जाए, तो बहुत देर तक जलन देता है. ऐसा क्यों? क्योंकि उस स्टीम के पास ऑलरेडी लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी होती है, जो कि उसके टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ाता, बट हाँ वो काफ़ी गर्म हो जाता है. ठीक है. एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसके पास, इसीलिए. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. Again, temperature भैया का ही सारा खेल है, क्योंकि temperature भैया is the only खिलाड़ी भैया. ठीक है, only game changer. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there 7 नंबर था नहीं है, 8 नंबर पेज नहीं वाला. But there हाँ ये रहा. But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. हाँ जी, ऐसा भी होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आते हैं, जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट. तो ऐसे के एग्जांपल्स क्या होते हैं, आइए बताते हैं. अबे भाई, ऐसे के एग्जांपल आपके हो गए ऐसे के एग्जांपल आपके हो गए क्या? कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, ठीक है, जो फिनाइली गोटे आती है वो हो गया. तो ये एग्जांपल्स होते हैं. आपने देखा होगा कि भाई ये, अच्छा आज जैसे नेफ्थलीन के बॉल्स डालते हो अपने कहाँ जहाँ पे चूहा वगैरह आता है, डालते होगे,
क्योंकि आप देखते हो कि भाई आपका कपड़ा जो है पानी पानी हो गया, नेफ्थलीन के बॉल्स जो है पानी के स्टेट में आगे नहीं होता ना, डायरेक्ट कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। छुमंतर मिस्टर इंडिया, तो वो डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid state is called deposition। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज, हाँ ये वाला आता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना। इफेक्ट ऑफ चेंज एंड प्रेशर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो अगेन बहुत लंबी हो चुकी है। तो प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2, जल्दी ही आएगा। एंड अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अकेले अकेले क्यों बढ़ना यार, सबको बढ़ा दो यार, है देश आगे बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए, अरे भाई हट यार, चलिए यही पेज खोल लेते, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।